सबसे रोमांचक कहानियां समुद्र से आई हैं। सागर की गहराइयों में सैकड़ों राज और कितनी सारी कहानियां छुपी हुई हैं। इन गहराइयों इंसानी साहस के कितने किस्से समाये हुए हैं। खोज की यात्राओं के, जीत और हार के, युद्ध और बलिदान के। महान लेखक जोसेफ कॉनराड ने कहा था, अगर तुम इस धरती की असली उम्र जानना चाहते हो तो सागर के तूफान में जाओ। कुछ है इस सागर की विशालता में। हर पासा आपके बरखिलाफ जा सकता है, हर तूफान आपको बर्बाद कर सकता है। फिर भी नाविक जाते हैं, बार बार, बारंबार। ये ऐसे ही अभियान की कहानी है। एक ऐसा अभियान जिसके बरखिलाफ सारे पासे उल्टे पड़े हुए थे। अनुभवी नाविकों ने तो इसे कह दिया था, मिशन इम्पॉसिबल। ये कहानी है किलर स्पोर्ट। सन 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर साइक्लोन आया था। लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए थे, मगर पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की लापरवाही से पूर्वी बंगाल में जबरदस्त आक्रोश की लहर फैल गई। उसी साल पाकिस्तान में इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के थे, उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बहुमत की इज्जत करने के बजाय, जनादेश की रिस्पेक्ट करने के बजाय, अब पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलकर फैसला किया कि एक बंगाली कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इससे गुस्से की लहर फैल गई पूरे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। ईस्ट बंगाल राइफल्स ने बगावत कर दी। विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। जनरल याहिया खान ने अपने सबसे निर्दयी और क्रूर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को अपने ऑफिस में बुलाया। टिक्का, पाकिस्तान की हालत बहुत ही संगीन हो चुकी है। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता है, ये हमें कतई मंजूर नहीं। और उन लोगों ने वहां पे बगावत शुरू कर दी। इस सब के पीछे इंडिया का हाथ है। मैं समझा। मैं चाहता हूं तुम इन गद्दारों को बेरहमी से कुचलो। तुमको जितनी ताकत चाहिए उसका इस्तेमाल करो, मगर इस बगावत को कुचल डालो। समझे? 30 लाख बांग्लादेशी मारे गए, 10 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई और 60 लाख रेफ्यूजी भारत में धकेल दिए गए। इन 60 लाख रेफ्यूजियों के भार से भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। पूर्वी पाकिस्तान में जो जेनोसाइड हुआ है उसे हमारे लिए बहुत संकट पैदा कर दिया है। हम अब इसे ज्यादा देर सहन नहीं कर सकते। भारत की तमाम अपीलें कि यह मसला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, पाकिस्तान ने बेरुखी से नजरअंदाज कर दी और अपने क्रैकडाउन को और भी भीषण कर दिया। अब तो युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। नेवल हेडक्वार्टर्स कंटिजेंसी प्लानिंग प्रारंभ कर दी। हमारी नौसेना के चीफ एडमिरल नंदा ने अपने हेडक्वार्टर में एक कॉन्फ्रेंस रखी। एडमिरल कोहली, CNC पश्चिमी नेवल कमांड और कॉमोडोर डॉसन, डायरेक्टर नेवल ऑपरेशन, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। जंग में पाकिस्तान की नेवी क्या कर सकती है? सर, इनकी सबमरीन्स अटैक करेंगी हमारी जंगी जहाजों को, जो कि मुंबई और अन्य बंदरगाह जैसे गोवा, दमन दीव और विशाखापट्टनम के बाहर तैनात है। दुश्मन के बैटल शिप्स हमारे व्यवसायिक जहाज को पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस पे निशाना बनाएंगे और ये एक और हमला ऐसा भी लॉन्च कर सकते हैं जैसा इन्हें 1965 की जंग में किया था दक्षिण के तट पर। क्यों ना हम पहले वार करें और पाकिस्तान नेवी को कराची के बंदरगाह में फंसा दें। Attack, damn it! It's the best form of defense. Sounds good, chief. पर मेरे तरफ से ये प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होगा और शायद बहुत खतरनाक। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची हार्बर के मेनोरा पॉइंट पे
16 इंच के कोस्टल गन्स है जो कि काफी तादाद में नुकसान भी पहुंचा सकती है। दूसरा, जैसे ही हमारा फ्लीट 200 नॉटिकल माइल पाकिस्तानी कोस्ट लाइन के पास आएंगे तो पाकिस्तान का एयरफोर्स हमारे फ्लीट के ऊपर काफी तादाद में नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बाद ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के 2 एयरबेस हैं, कराची पे और बातिन पे। और आखिरी बात जो कि सभी जानते हैं कि कराची हार्बर के ऊपर कई जहाज और पनडुब्बियां हैं जो कि हमें कड़ी तरह से मुकाबला है। ये योजना खतरनाक है और इसका सही एग्जीक्यूशन नामुमकिन है और इसलिए मेरी तरफ से इस योजना को ना एग्जीक्यूट किया जाए। एडमिरल कोहली, यही तो सारी वजह है कि पाकिस्तान को इल्म नहीं होगा कि हम अटैक करेंगे। मैंने मनोरा में अपना बचपन काटा है और कराची के बंदरगाह का चप्पा चप्पा जानता हूँ। उधर ऑयल स्टोरेज टैंक्स बने हैं, अगर उन पे मिसाइल से वार किया जाए तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो दुनिया में सबसे बड़े बॉनफायर बना सकते हैं। अब आप जल्द से जल्द इसके प्लान बनाइए और इनको वॉर गेम कीजिए। हमला हमने करना है और पहले करना है। Anyone who doesn't believe it can be done should resign. That's it. कमांडर बबरू भान यादव को अब 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन कमांडर नियुक्त किया गया। अपने सीनियर कमांडरों के संदेह और शंकाओं के बावजूद एडमिरल नंदा अपने प्लान पर अडिग रहे। अक्टूबर 1971 में वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले और उनकी राजनीतिक सहमति इस प्लान के लिए मांगी। मैडम, अगर लड़ाई छिड़ी तो हमारा इरादा है कि कराची पर हमला करें। क्या हमारी सरकार को इस पर कोई राजनीतिक आपत्ति होगी? आप हमें ये क्यों पूछ रहे हैं? मैडम, 1965 के युद्ध में हमारी नेवी को आदेश मिला था कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के उत्तर में बिल्कुल न जाए। इससे हमारे सब विकल्प खत्म हो गए और हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस बार युद्ध में सैन्य मसलों से तो मैं निपट लूंगा, मगर राजनीतिक तौर पर मुझे आपकी मंजूरी की जरूरत है। Well, Admiral, if there is a war, there is a war. Thank you, madam. I have my answer. जंग के बादल अब सर पर मंडरा रहे थे। युद्ध की ओर सेल करने का वक्त आ गया था। लड़ाई के आखिरी प्लान्स अब तफसील में बना लिए गए। दिसंबर 2-3 की रात मिसाइल बोट्स निपत और वीर, जो कमांडर बीएन कमीना और ओपी मेहता की कमान में थे, मुंबई बंदरगाह से रवाना हो गए। स्क्वाड्रन कमांडर बीबी यादव किलो 25 निपत पर सवार थे। आईएनएस तीर और आईएनएस सतलज ने दोनों मिसाइल बोट्स को टो करके ड्यू के दक्षिण में पहुंचा दिया। 4 दिसंबर 1971 को तीसरी मिसाइल बोट आईएनएस निर्घट, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर आईजे शर्मा की कमान में थी, उनसे आकर मिल गई। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की हवाई फौज ने यकायक हमारे 6 फॉरवर्ड इंडियन एयरफोर्स बेसिस पर हमला बोल दिया। बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मिसाइल बोट्स के लिए वक्त आ गया था पहला वार करने का, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 2 पेटिया क्लास के पोत आईएनएस कचर, जो कमांडर कैलाश नाथ जाड़ू की कमान में, और आईएनएस किल्तान, जो कमांडर गोपाल राव के अंडर था, दोनों ने 3 मिसाइल बोट्स के साथ मिलकर तीर मुखी फॉर्मेशन बनाया और ऑपरेशन ऑर्डर के अनुसार अपने कोर्स सेट की। योजना थी पहले पश्चिमी दिशा सेल करने की और फिर आधी रात तक कराची पहुंचने के लिए उत्तर की तरफ से जाने की। किल्तान के जो कमांडर राव थे वो ऑफिसर टैक्टिकल कमांड थे और 75 मील तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। और उसके बाद प्लान ये था कि कमांडर बीबी यादव, 2 K-25 अकिलस स्क्वाड्रन के कमांडर थे, उनको सौंप दिया। मैं निपत जहाज पे था। मैंने इस ऑपरेशन की कमान संभाली। हम कराची की तरफ रवाना हुए। केवल एक ख्याल हमारे मन में था कि कराची पर आक्रमण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेडियो साइलेंस बरकरार रखने के लिए कमांडर यादव ने सारी मिसाइल बोट्स को इकट्ठा किया और अपने आखिरी आदेश लाउड हेलर पर दिए। 25वें स्क्वाड्रन के तमाम नाविक
अब युद्ध के लिए अपनी खाकी वर्दी पहने हुए थे। उनसे पूछा गया, अगर अब भी कोई पीछे हटना चाहता है तो जहाज से उतर सकता है। नाविकों ने इसे हंसकर टाल दिया। सब के सब एक्शन के लिए आतुर थे। इस ऑपरेशन के सक्सेस सिग्नल का कोड नेम था अंगार। इस कोड नेम से ही हमारे नेवी के चीफ को पता चल जाना था कि कराची में आग लग चुकी है। 4 दिसंबर 1971 सुबह के 7 बजे विंग कमांडर दास के नेतृत्व में 250 गैलन ड्रॉप टैंक से लैस भारतीय वायु सेना के 4 हंटर विमान कराची के तट पर गड़गड़ा कर नीचे आए। तट के साथ उड़े और फिर कियामारी के ऑयल टैंक्स के पास उन्होंने ऊंचाई पकड़ ली। ऑयल टैंक्स पर उन्होंने अपने रॉकेट्स और तोपों की झड़ी लगा दी और फिर जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से वो गायब हो गए। 4 दिसंबर 1500 बजे ट्राइडेंट टास्क फोर्स एक तीरनुमा फॉर्मेशन में कराची की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा था। वह बड़े ध्यान से पाकिस्तान की पनडुब्बियों के लिए सोनर स्कैन कर रहा था और दुश्मन के विमानों के लिए आसमान छान रहा था। जैसे दिन ढलने लगा हमारे जहाज अब दुश्मन को एक्सपोज थे। पूर्णिमा की रात थी और सागर की सतह बायोल्यूमिनेसेंस से चमक रही थी। इससे जहाज पानी की सतह पर रोशन लकीरें छोड़ते जा रहे थे। भारी अंदेशा था कि अब दुश्मन उन्हें देख लेगा। रात के 10 बजे हमारे जहाज कराची से 75 नॉटिकल मील्स की दूरी तक पहुंच गए थे। अब ऑपरेशन की कमान कमांडर बबरूभान यादव के हाथ में थी। मिसाइल बोट्स ने अपने रैंग आउट रडार स्विच ऑन कर दिए। दुश्मन अब उन्हें कभी भी डिटेक्ट कर सकता था। Steady on this course. Easy now. 4 दिसंबर रात के 10:43 निर्गत जहाज ने एक बड़े दुश्मन के जहाज को अपनी पोर्ट बो पर देखा। वह कुछ 20 नॉटिकल मील दूर था और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। निर्गढ़ ने निपत को इसके बारे में तुरंत रिपोर्ट दी। कमांडर बबरूभान यादव ने एक्शन स्टेशंस का आदेश दिया। Target Rhino Foxtrot. IJ, prepare to engage target now. Aye, sir. Number 1 missile is ready to engage target Rhino Foxtrot. Launch number 1 missile. Roger, Wilco. Number 1 missile launch. निपत ने युद्ध का पहला मिसाइल लॉन्च किया। टारगेट हिट हो चुकी थी पर अभी भी वह रडार पर दिख रही थी। 25 टारगेट हिट है सर। उसकी गति 6 नॉट पर उतर आई है लेकिन अभी भी टारगेट रडार पे दिख रहा है सर। Engage again. Launch number 2 missile. Aye, sir. Number 2 missile launched. INS निर्घट ने दूसरा मिसाइल दागा। धमाका हुआ और टारगेट रडार स्क्रीन से गायब हो गया। टारगेट था PNS खैबर, पाकिस्तानी नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत। पहली मिसाइल ने ठीक टारगेट के बीचों बीच हिट किया था। PNS खैबर ने सोचा कि उस पर हवाई हमला हुआ है और वह एयर अटैक की सूचना मेडे सिग्नल के द्वारा देने लगा। दूसरा मिसाइल तभी सीधे उसके बॉयलर रूम में जाकर फटा। आग की भयानक लपटें उठी और जहाज 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। भयभीत नाविक पानी में कूदने लगे। कैप्टन नदीम मलिक की कमांड वाला युद्धपोत खैबर अब एक पत्थर की तरह डूब गया। इसी बीच निपत रेडार ने एक दूसरी टारगेट पर निशाना साधा। सर, रेडार कॉन्टैक्ट कराची की तरफ 16 नॉट की स्पीड से बढ़ता हुआ। काफी बड़ा टारगेट लगता है। ये उनका मुख्य जंगी जहाज PNS पावर हो सकता है। मिसाइल नंबर 1 लॉन्च करो। 1 नंबर मिसाइल लॉन्च सर। निपत ने पहला मिसाइल दागा। This is a massive target. Launch the second missile. Aye, sir.
आपका टारगेट था मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर, एक बहुत बड़ा व्यापारी जहाज जो पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार और असला लेकर आया था। जहाज बुरी तरह से ग्रस्त हुआ और फिर धीरे धीरे डूब गया। टारगेट रडार स्क्रीन से गायब हो गया। अब मिसाइल बोट INS वीर ने, जो कि कमांडर OP मेहता के अधीन था, अपने रडार पर एक और टारगेट पकड़ा। ये था माइन स्वीपर PNS मुहाफिज, जो उस समय लेफ्टिनेंट असद अलीम के कमांड में था। INS वीर ने कमांडर यादव को नई टारगेट के बारे में सूचना दी। टारगेट पहचान लिया है। वीर, इस पर मिसाइल दागो। ओवर। Number 1 missile away. मुकम्मल करो, हम इसे डुबो दे। दूसरी मिसाइल लॉन्च करो वीर। Aye sir, launching number 2 missile. माइन स्वीपर मुहाफिज में भारी विस्फोट हुआ और वह जहाज तुरंत डूब गया। टारगेट रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कमांडर बबरूभान यादव ने अपने मिसाइल बोट को उत्तर दिशा में कराची की तरफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। कीप मूविंग। कराची हार्बर के पास पहुंचो। ध्यान रहे लड़कों, हम दुश्मन की तटवर्ती तोपों के निशाने पर हैं। सर, हमारी तीसरी मिसाइल काम नहीं कर रही है। क्या? उसकी चिंता मत करो, बढ़ते रहो। क्लोज इन ऑन द हार्बर। अब तक 3 पाकिस्तानी जहाज डूब चुके थे और दुश्मन को इस बात का पूरा इल्म हो चुका था कि उस पर भयंकर हमला हो रहा है, लेकिन तब भी निपट पूर्ण निर्भयता से कराची की बंदरगाह की ओर बढ़ा चला जा रहा था। हार्बर अभी सिर्फ 18 मील दूर है। अपनी गति और दिशा बनाए रखो, बढ़ते रहो। सर, मेरे को अपने रेडार पे कुछ इंस्टॉलेशन दिख रहे हैं। लग रहा है कि ऑयल टैंक है। ओके, दिस इज इट। कमीना, लॉन्च योर 4th मिसाइल नाउ। रॉजर बिल्को, लॉन्च नंबर 4 मिसाइल नाउ। चौथा स्टिक्स मिसाइल आग का दरिया छोड़ते हुए उड़ गया। उसने कियामारी के ऑयल टैंक को ध्वस्त किया और भारी विस्फोट हुआ। आग जल्द ही साथ वाले टैंकों में फैल गई और वो एक के बाद एक फटने लगे। जल्द ही पूरा क्षितिज आग की लपटों से चमकने लगा। कमांडर यादव ने धीरे से ट्रांसमीटर उठाया और सफलता का संकेत दिया। अंगार, मैं फिर कह रहा हूं, अंगार। ये सभी अटैकिंग फोर्स के लिए पीछे मुड़ने का संकेत था। वास्तव में कराची अब धू धू कर जल रहा था और इसके कोड सिग्नल ने नई दिल्ली में बैठे नेवी चीफ को ट्राइडेंट की जीत का संकेत दे दिया था। ऑल हैंड्स ऑन डेक। जीत के जश्न का वक्त नहीं है। दुश्मन अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल करेगा। सुबह की पहली किरण से पहले हमें समय रहते उनके लड़ाकू विमानों के दायरे से बाहर निकलना है। K-25 टू ऑल स्टेशंस, तुरंत आर्मी पर लौटें। किलर स्क्वाड्रन मिसाइल बोट्स ने अब तेजी से दिशा बदली। उनके 4000 हॉर्स पावर के इंजन अब फुल पावर पर दहाड़ रहे थे और मिसाइल बोट्स बच निकली। सागर की सतह पर भारी लकीरें बन गईं। वो अपने पीछे तबाही का एक मंजर छोड़कर जा रहे थे। 2 दुश्मन के युद्धपोत, एक डिस्ट्रॉयर और एक माइन स्वीपर और एक बड़ा भारी मालवाहक जहाज डूब चुके थे और सवा सर्वनाश कियामारी में पेट्रोल की टंकियां धू धू कर जल रही थीं। पाकिस्तान की नेवी अब तबाह हो चुकी थी। तिल मिलाकर पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल हसन ने अपने वायु सेना के चीफ एयर मार्शल खान को फोन किया। मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात एयर चीफ से करवाएं। माफ करें जनाब, वो अभी आराम फरमा रहे हैं। क्या आराम फरमा रहे हैं? मामला बहुत संगीन है। कराची पे हमला हो चुका है। आप कह रहे हैं कि वो आराम फरमा रहे हैं। आप मेरी बात करवाएं। आप बोले उनको कि नेवी चीफ आपसे अभी बात करना चाहते, वो जा भी है, वो हमसे बात करें। हसन, क्या मुसीबत है? बोलो जल्दी। सर, मुल्क पे एक बहुत बड़ा आफत आ चुका है। हमारी कराची हार्बर पे हमला हुआ है। हमारे टैंक्स उड़ा दिए गए हैं। हमारी 3 जहाजें डुबो दी गई हैं। ये देश बर्बाद हो जाएगा। हमको आपके हवाई सपोर्ट की जरूरत है। इस वक्त? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। There's a bloody war on।
यहाँ मामला बहुत संगीन है। आप मुझे सपोर्ट कब देंगे? जब मेरी पूरी नेवी बर्बाद हो जाएगी? लग रहा है जैसे पूरा कराची शहर जल रहा हो, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हसन, टेक इट इजी। मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हारे जहाज डूब गए। जंग में ये सब होता है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। Let me see what I can do first thing in the morning. There's a bloody war on. सर, कल जब सुबह होगी, ये मुल्क अपनी घुटनों पे होगा अगर आपने कुछ नहीं किया सर, और मुझे इस मुल्क को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मिसाइल बोट्स तेजी से निकल गए। दुर्भाग्यवश आईएनएस वीर के बॉयलर पाइप में एक लीक आ गया और मिसाइल बोट की गति बहुत धीमी हो गई। At the crucial moments of operation, ऑपरेशन के अहम चरण पर वीर के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और हम पीछे छूटने लगे थे। कमांडर यादव के पास अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय कि तमाम बाकी बेड़ा लेकर फुल स्पीड पर चलता रहे। उनका आईएनएस वीर से सब संपर्क टूट गया। इस बीच लेफ्टिनेंट पुरी और उसके साथियों ने पाइप की मरम्मत शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने गीले कपड़े लगाकर लीक को तो रोक लिया और जहाज धीरे धीरे खिसकने लगा। तो हम हालात पे जल्द काबू पाकर अपने साथियों से जा मिले। सुबह तक वे पेतियास के साथ मिल गए थे और समूचा टास्क फोर्स वापस मुंबई के लिए रवाना हुआ। बंदरगाह में प्रवेश करते ही आईएनएस तीर और आईएनएस सतलज के नाविकों ने डेक्स पर लाइन अप होकर उनका स्वागत किया और मिसाइल स्क्वाड्रन के बहादुरों के लिए 3 चीयर्स के नारे लगाए। नेवी का बैंड डॉक्स पर मस्त धुन बजा रहा था और तमाम सीनियर कमांडर्स किलो 25 के स्वागत के लिए आ पहुंचे थे। के फॉर किलो शब्दावली नेवी में तीव्र गति वाली हमलावर क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। 25 स्क्वाड्रन को अब द किलर्स का खिताब दे दिया गया। सौभाग्यवश आईएनएस वीर जो पीछे रह गया था वो भी बंदरगाह में वापस आ गया। द किलर्स ने नौसेना के इतिहास में सबसे दुस्साहसपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वे बिना किसी खरोच के वापस आए। सही कहते हैं, भाग्य वास्तव में बहादुरों के पक्ष में ही। एक रूसी सैटेलाइट ने कराची बंदरगाह में कुछ असाधारण गतिविधियां पकड़ी थीं। Something astounding. Our satellites picked up our OSA missile boats in Karachi harbor last night. OSA missile boats in Karachi? How can that be? Wait, ask the Indians. It could be theirs. मिसाइल बोट्स ने कराची को तबाह कर दिया था, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या उनका मिशन पूरा हो गया था? नहीं, ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल रहा था, लेकिन मिसाइल बोट्स के बाल बाल बचने के बावजूद अब दूसरा अभियान शुरू किया गया। वह था ऑपरेशन पाइथन। रात 8-9 दिसंबर को यह ऑपरेशन 2 मुख्तलिफ हिस्सों में लॉन्च करने का फैसला लिया गया। पहले हिस्से में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में क्रूजर मैसूर, डिस्ट्रॉयर रंजीत और फ्रिगेट बेतवा के साथ मकरान तट पर आक्रमण करने पहुंच गए। ये अटैक पाकिस्तान का सन 1965 हमले का एक किस्म से सीधा जवाब था। 8 दिसंबर डिस्ट्रॉयर रंजीत मिसाइल बोट विनाश को टो करके कराची के तट के नजदीक ले आया था। अब हमले के लिए विनाश को छोड़ दिया गया। रात के 11 बजे टास्क फोर्स कराची बंदरगाह के समीप पहुंच चुका था। ये अटैक्स भारतीय वायु सेना के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए थे ताकि हमारे जेट फाइटर्स दुश्मन के लड़ाकू विमानों का सर दबा कर रख सके। पाकिस्तानी नौसेना के सभी जहाजों को कराची बंदरगाह के अंदर छुपा लिया गया था। केवल पाकिस्तानी नौसेना का लॉजिस्टिक शिप PNS ढाका ही मेनोरा द्वीप पर लंगर लगाए हुए था। परेशानी तो तब हुई जब विनाश का रैंगूट रडार कुछ समय के लिए बंद हो गया। टारगेट्स को हासिल करने के लिए फैसला किया गया कि ब्रिगेड के रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आखिरी मिनट में रडार की मरम्मत हो गई और वो काम करने लगा।
उस वक्त विनाश पर कमांड में था कमांडर जेरी जेरात। रूस की तमाम ट्रेनिंग और मशक्कत का अब इम्तिहान था। कमांडर जेरी जेरात और उसके साथी विनाश के पुर्जे से वाकिफ थे। चट्टान जैसे फौलादी इरादे लिए वो अपनी मिसाइल बोट को कराची बंदरगाह के मात्र 12 मील दूर तक ले गए। Sir, we are 12 miles from the shore. ऐसा प्लॉट का पोजीशन। जब मैं चार्ट पर हमारी पोजीशन प्लॉट कर रहा था तो मैंने पाया कि रूलर सीधा क्या हमारी ऑयल फील्ड के आर पार जा रहा है। मेरे मन में कुछ खटका। पहले बने तमाम प्लान से हटकर जेरी जेरात ने फैसला किया कि वह अपना पहला मिसाइल सीधे तट के पेट्रोल टैंक्स पर दागेगा। Sure target acquired, sir. These must be the Kiamari oil tanks. Launch missile number 1. Right, sir. पहला मिसाइल गड़गड़ाकर एक बहुत बड़े ऑयल टैंक के साथ जा टकराया। आग का एक ज्वालामुखी सा फट गया। विस्फोट आसपास के टैंकों में फैला और एक एक कर सभी टैंक फटने लगे और पूरा कराची ऑयल फार्म जलकर राख हो गया। विस्फोटों की लड़ी सी लग Sir, 3 more targets visible on the radar. Launch number 2 missile. Aye, sir. अगली टारगेट मर्चेंट वेसल गल्फ स्टार पनामा का मालवाहक जहाज। दूसरे मिसाइल ने लंबी उड़ान भरी और एक भीषण विस्फोट के साथ ये जहाज समुद्र में डूब गया। Launch number 3 missile. Aye, sir. तीसरे मिसाइल ने ब्रिटिश मर्चेंट वेसल हरमाटन को सीधा निशाना बनाया। एक भयानक विस्फोट के साथ वो जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही देर के बाद कमांडर जेरात ने कुछ सिविल जहाजों के बीच छुपे एक टारगेट को देखा। उसका अनुमान था ये एक पाकिस्तानी युद्धपोत हो सकता है। इस दौरान PNS ढाका ने आग की लपटों को एक हवाई हमले की चेतावनी समझ लिया। उसने अपनी सर्च लाइट को ऑन किया और हवा में एक तोपें चलाने लगा। देखते ही देखते आसमान धुएं से भर गया और कराची की कोस्टल तोपें भी फायर करना शुरू हो गई। जैसे ही PNS ढाका के पाकिस्तानी नाविक हैरान होकर हवाई आतिशबाजी को देख रहे थे कि तभी चौथा मिसाइल अचानक आके उनके जहाज पर फूट पड़ा और जहाज में आग लग गई। जहाज छोड़ो का सिग्नल बजा। सारे नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने लगे, लेकिन बड़ी बहादुरी से जहाज के कमांडर, कुछ 8 अधिकारी और 37 नाविक जहाज पर टिके रहे। बड़ी बहादुरी से हमले से लगी आग का सामना करा और सुबह तक इसे नियंत्रण में ले आए। तकरीबन उसी वक्त हमारी वायु सेना के नंबर 35 स्क्वाड्रन के कैम्बरास ने द्रिग रोड और मसरूर पर भीषण हमला कर दिया। दहशत में आकर कराची की सारी विमान भेदी तोपें खुल गईं और एक यूनानी मालवाहक जहाज जो में आग लगा दी। भारतीय वायुसेना ने रनवे पर सीधा हमला किया, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की उड़ान रुक गई। ये दैवयोग सिद्ध हुआ। तोपों से बचने के लिए हमारे जहाज 7000 फुट की ऊंचाई दुश्मन के एयरबेस के ऊपर पहुंचे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर ने एयरबेस के ईंधन टैंक पर बम गिरा दिया। इस भीषण बमबारी के बीच भारतीय नौसेना का टास्क फोर्स एक साफ गेटवे हासिल करने में सक्षम रहा। जैसे ही मिसाइल बोट्स ने कुछ दूरी हासिल करी तो लेफ्टिनेंट कमांडर जेरी जेरात हर डेक पर आया। पूरा कराची बंदरगाह जल रहा था। ब्रिगेड त्रिशूल ने उसे रेडियो पर कहा, इसके पहले हमने इतनी अच्छी दिवाली कभी नहीं देखी। रात को ही ये बेड़ा मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में पहुंचा। दुश्मन की पनडुब्बियों से बचने के लिए ये तट से सटकर 10 फैदम की गहराई के लाइन के अंदर अंदर ही चलता गया। मिसाइल बोट्स की पूरी गतिविधियों को सोवियत सैटेलाइट्स देख रहे थे। जब सोवियत नौसेना के कमांडर एडमिरल गोर्शकोव को बताया गया कि हमारी मिसाइल बोट्स कराची में हैं, तो वो हैरान रह गए। We checked, Gasparjan, you were right. The Indians used the OSA missile boats in Karachi harbor last night. They towed them there, sir. How did they do it? How did these Indians take those boats so far out? I must ask. Put me through to their navy chief. रूस की नौसेना ने हमारी नेवी से पूछताछ करी। जब उनको बताया गया कि किस हैरत अंदेज तरीके से हमारी नेवी ने मिसाइल बोट्स का
का इस्तेमाल किया है तो वो आश्चर्यचकित रह गए। सोवियत एडमिरल गोर्शकोव खुद मुंबई आए और हमारी मिसाइल बोट्स के कमांडरों को गले लगाकर बधाई दी। कमांडर बबरू भान यादव को उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया। उन्होंने दक्षिण एशिया के सर्वप्रथम मिसाइल अटैक का नेतृत्व किया था और दुश्मन की होम बेस कराची पर हमला कर नौसैनिक इतिहास रचा था। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जयरात, आई.जे. शर्मा, O.P. मेहता एंड कवीना वर अवॉर्डेड वीर चक्र फॉर देयर गैलेंट्री। हमारे पूर्वी और पश्चिमी जंगी बेड़े के अभियानों ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संपर्क को पूर्ण रूप से काट दिया था और एक कमर तोड़ आर्थिक ब्लॉकेड एस्टैब्लिश किया था। 25 मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के बहादुर नौसैनिक इस असाधारण शौर्य और दुस्साहसी अभियान की कहानी कई वर्ष सुनाते रहे। शायद ही सैनिक दायरों के बाहर आज कोई इसे जानता हो। कॉमोडोर यादव एक एकांत प्रेमी, एक बैचलर। उनका समुद्र से एक गहरा नाता बन गया था जो उनके सूर्यास्त तक कायम रहा। इस दिन तो ये एक हैरत अंदेज दास्तां है साहस की, बलिदान की, सृजनात्मक सूझबूझ और प्रेरणा की। एडमिरल S.M. नंदा को बम्बर ऑफ कराची का खिताब हासिल हुआ। ऐसी हस्तियों के लिए मशहूर सैनिक और साहित्यकार कर्नल T.E. लॉरेंस ने कहा था, सब इंसान सपने देखते हैं लेकिन एक जैसे नहीं। अधिकांश लोग रात्रि की कलिमा में सपने देखते हैं, सुबह उठते ही वो समझ जाते हैं कि ये सब भ्रम था। लेकिन वह शख्स जो दिन में सपने देखते हैं वो खतरनाक होते हैं। वो अपने सपनों को अपनी खुली आंखों से रचते हैं और यथार्थ में बदल देते हैं।